नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एपीएन का लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं और आप भी इस खास कार्यक्रम के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। आज हम आपको संपत्ति नुकसान होने पर क्या कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, इस बारे में जानकारी देंगे। संपत्ति की क्षति तब होती है जब आपकी संपत्ति नष्ट हो जाती है या क्षतिग्रस्त हो जाती है। संपत्ति अपने कुछ मौद्रिक मूल्यों को खो देती है या नुकसान में चली जाती है। मसलन किसी ने आपके घर को तोड़ दिया या आपकी बाउंड्री वॉल को नुकसान पहुंचाया। जब ऐसा होता है तो संपत्ति मालिक के क्या कानूनी अधिकार होते हैं, वो किन हालातों में केस कर सकता है और क्या मुआवजा पा सकता है, इन तमाम मसलों पर आपको कानूनी जानकारी आज हम देंगे। और आज इन तमाम मसलों पर जानकारी देने के लिए, संपत्ति नुकसान से जुड़ी हुई तमाम कानूनी बातों को बताने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता परमानंद पाठे जी। परमानंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, अगर आपका भी कोई सवाल है, आप भी इस विषय से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। फोन लाइंस खुल चुकी हैं। तो विषय एक बार फिर से आपको बता देते हैं। विषय बहुत महत्वपूर्ण, संपत्ति नुकसान से जुड़ी हुई कानूनी जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप 0120612793 पर कॉल करिए या फिर 0120612793 पर भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। तो पांडे जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पांडे जी, सबसे पहला और महत्वपूर्ण सवाल आपसे, संपत्ति नुकसान कानूनी तौर पर क्या होता है, विस्तार से बताएं। नेहा जी, पहले तो ये कि आपका वीडियो नहीं आ रहा है, वो आपको मैं बता दूं। ठीक है सर, टेक्निकल फॉल्ट को सर दूर करने की कोशिश करते हैं। जी, कोई बात नहीं जी, कोई बात नहीं। तो आपने इस सवाल को उठाया और बहुत ही एक अच्छी बात है कि प्रॉपर्टी जो हमारे पास कानून बना हुआ है, प्रोटेक्शन ऑफ डैमेज ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट, जो 1984 का एक्ट है, 1984 का एक्ट बना हुआ है। तो पहले तो ये जान लीजिए कि पब्लिक प्रॉपर्टी है क्या चीज। पब्लिक प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि जो सार्वजनिक संपत्ति हो, जो जनता की संपत्ति हो, दो तरह की प्रॉपर्टी हो। एक तो प्राइवेट प्रॉपर्टी हो गई और एक सार्वजनिक संपत्ति, माने जो सरकार की, राज्य सरकार की या कारपोरेशन की या और किसी तरह से जिसमें जनता का पैसा लगा हुआ है और जनता के हिसाब से वो संपत्ति बनाई गई है, वो सार्वजनिक संपत्ति आई। जैसे रेलवे हुए, मान लीजिए सड़कें हुई या हवाई जहाज हुआ या और भी चीज हुई जो सार्वजनिक संपत्ति में आए, या बिल्डिंग्स हुई, ये सब सार्वजनिक संपत्ति के अंतर्गत आती हैं। और इनके ही रोकथाम के लिए एक कानून बना और ये 1984 में ये कानून बनाया गया, ये संपत्ति को, जिससे कि कोई भी व्यक्ति अगर नुकसान पहुंचाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी है तो प्राइवेट प्रॉपर्टी तो थोड़ा दूसरे ढंग का हो गया, क्योंकि उसके प्रिवेंशन के लिए तो पहले से ये था कि आप जाइए और कोर्ट केस फाइल करिए और फिर कोर्ट केस फाइल करने के बाद आपको उसके जो मिलते हैं डैमेजेस मिलेंगे, मुआवजा मिलेगा या पुलिस एक्शन होगा उस व्यक्ति के खिलाफ। लेकिन ये प्राइवेट पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट के तहत जो डैमेजेस होते हैं उसमें पुलिस एक्शन लेती है और पुलिस एक्शन लेने के बाद ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। ये तो है पब्लिक प्रॉपर्टी चीजें। जो स्टेट का, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी हुई, जो कॉर्पोरेशंस की प्रॉपर्टी हुई या सार्वजनिक जनता के पैसे से जो संपत्ति बनी है, उसको पब्लिक प्रॉपर्टी के अंतर्गत रखा जाता है। ये इसका खास चीज। जी सर, किस प्रकार की संपत्ति को नुकसान हो सकता है इसके तहत? अब देखिए, नुकसान संपत्ति का तो आप आए दिन देखते होंगे कि घटनाएं ऐसी हो रही हैं कि कहीं कोई विरोध हुआ है विश्वविद्यालय में। अगर मान लीजिए आप छोटी छोटी बात पर, विश्वविद्यालय में जब हम लोग कई बार यूनिवर्सिटी में जब पढ़ते थे तो एक बार वाइस चांसलर के यहाँ लोग लेके गए थे कि हमारी फीस जो है 2 रुपए ज्यादा बढ़ा दी गई, 2 रुपए ज्यादा कर दी गई। तो वाइस चांसलर ने इस चीज को बुलाया, मुझे आज भी वो याद है, और ये बहुत पुरानी बात हो गई, लगभग आप समझिए कि 45 से 46 साल पुरानी बात हो रही है।
तब उस समय वाइस चांसलर ने कहा कि तुम लोगों में से कितने लोग हैं जो 1-2 रुपए की आइसक्रीम महीने में खा जाते होंगे या 10 दिन में या रोजाना खाते होंगे। इस ढंग से उन्होंने कहा और 2 रुपए फीस बढ़ा दी गई। तो इसके लेकर के आंदोलन चल रहे हो और यहाँ पत्थरबाजी कर रहे हो, तमाम कुर्सियां तोड़ डाली जा रही हैं। तो ये भी एक है कि 1-2 रुपए फीस बढ़ने के बाद लोग जो है वहां पर विश्वविद्यालय की कुर्सियों को तोड़ डाल रहे हैं, विश्वविद्यालय की संपत्ति को नुकसान पहुंचा दे रहे हैं। यह भी एक तरह के संपत्ति का नुकसान है। अगर आप दूसरी चीज देखिए, रेलवे पर चल रहे हैं, कह रहे हैं कि यहाँ हमारी ट्रेन रोकी जानी चाहिए, उसको डिमांड के लिए लेकर के क्या करते हैं कि डिमांड को और ढंग से न उठा करके वो कहते हैं कि हम रेल लाइन तोड़ देंगे या डिब्बे पर पथराव करेंगे। तो ये भी एक संपत्ति का नुकसान हुआ। आए दिन आप देखते होंगे कि रोजाना कुछ न कुछ इस ढंग की घटनाएं होती हैं कि लोग बस की तोड़ फोड़ कर देते हैं, उसमें आग लगा देते हैं, कहते हैं उसमें आग लगा दो तो हम इस ढंग का कर देते हैं, जिससे कि लोग इस चीज से सरकार चेते। कई बार ये भी होता है कि इस देश की सरकार भी इस ढंग से जब तक वो चेतती नहीं है तब तक वो नहीं चेतती है जब तक उसको ये लगे कि बहुत बड़ी संपत्ति का नुकसान नहीं हुआ। कई जगहों पर तो ऐसा हुआ है कि लोगों ने पुल तोड़ डालने की कोशिश की है। पश्चिम बंगाल में ऐसी कई घटनाएं हुई हैं कि वहां पुल तोड़। तो इसी तरह का ये घटनाएं जो होती है सार्वजनिक संपत्ति है, इस संपत्ति को नुकसान पहुंचाने को ही लेकर के इसको रोकने के लिए ही ये कानून बनाया गया है। और ये संपत्ति का नुकसान किस तरह से पहुंचाया जा सकता है, तो ये छोटी मोटी 2-4 घटनाएं हमने आपको बता दिया। इसी तरह से इस संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। आग लगा देना, कहीं पर कोई चीज है, वहां पेट्रोल जा रहा है, पेट्रोल में ही लगा दीजिए आग, और आग लगने के बाद कितनी क्षति होती है, जन धन की नुकसान होता है, उसमें लोग भी मारे जाते हैं और भी घटनाएं होती हैं। आप एयरपोर्ट पर कई बार देखिए नेवी का घटनाएं होती हैं, और हवाई जहाज में या पानी की जहाज में या और जगहों पर बस में तमाम तरह के तोड़फोड़ होती है। ये सब घटनाएं, ये जो घटनाएं जो है ये उदाहरण है कि किस ढंग से संपत्ति को क्षति पहुंचाई जा सकती है। जी बिल्कुल, तो ये तमाम उदाहरण आपने बताए सर, और बहुत ही विस्तार से आपने बताया। लेकिन किस प्रकार की संपत्ति क्षति हो सकती है ये आपने बहुत बेहतर तरीके से समझा दिया सर। संपत्ति नुकसान होने पर कैसे केस दायर किया जा सकता है? जी, ये आपने बहुत अच्छी बात पूछी कि संपत्ति का नुकसान अगर हो गया तो कैसे किया जाए। पुलिस तो देखिए एक्शन में आ जाती है, जब सार्वजनिक संपत्ति होती है तो उनको लेकर के उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। आप मान लीजिए प्राइवेट संपत्ति किसी के हमारी कहीं के चल रहा है, रोड रेज हो गया, सड़कों पर दुर्घटना हो गई, किसी के कार जा रही है, किसी का कुछ जा रहा है, लोगों ने वहां क्या किया कि अगर मान लीजिए उसमें आग लगा दी और तोड़ फोड़ करना शुरू कर दिया तो क्या करेंगे। अब या और कुछ ऐसी चीज हो गई, कुर्सी मेज के घर में आग लग गई या कुछ और के ऐसे कई बार घटनाएं हो जाती हैं, किसी के लापरवाही से इस ढंग की घटना होती है। तो उसके लिए सबसे पहले तो ये है कि आप पता लगाएं कि कितने का हमारा नुकसान हुआ है। अगर उसका इंश्योरेंस हुआ है तो इंश्योरेंस के से आप माध्यम से लीजिए उसको। अगर इंश्योरेंस नहीं हुआ है तो जिन व्यक्ति को चिन्हित किया जाए कि इनके कारण ये संपत्ति का नुकसान हुआ है, उनके खिलाफ जो है कोर्ट में केस फाइल करिए। अब इन 2 तरह के घटनाएं क्षति होती है। एक तो इंटेंशनल होती है, माने जानबूझ करके घटनाएं, जैसे किसी पर पथराव करके, तोड़ फोड़ करके कुछ संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाए, ये तो इंटेंशनल हुआ या जानबूझ करके। कई बार अनइंटेंशनल होता है, कई बार घटनाएं ऐसी हो जाती हैं कि वो अनइंटेंशनल है। जैसे सड़क पर दुर्घटना हो गई, तो सड़क पर दुर्घटना किसी का कोई उद्देश्य नहीं होता कि ये दुर्घटना हो, ये हमारे इंटेंशन नहीं है, हमारा मंतव्य नहीं है, हमारा इरादा नहीं है। लेकिन अगर वो दुर्घटना हो गई है तो भी उस दुर्घटना के कारण कोई क्षति अगर पहुंची है तो उस क्षति के लिए सबसे पहले तो ध्यान दीजिए कि इंश्योरेंस कंपनी से आप उसको लीजिए, और अगर इंश्योरेंस कंपनी से नहीं हो पा रहा है तो उस व्यक्ति ने जिसने वो नुकसान पहुंचाया है उसके खिलाफ आप केस करके और उसका पता लीजिए, और उससे जितना ज्यादा डैमेज होगा उतना ही ज्यादा नुकसान होगा। लेकिन वो डैमेज का ही पता लगाने के लिए सबसे जरूरी है उसका एविडेंस इकट्ठा करिए, उसका प्रमाण इकट्ठा करिए, उस प्रमाण इकट्ठा करने के बाद ही कोर्ट में आप जाइए, तभी अच्छा होगा। जी पंडित जी, ये भी बताइए कि जब आपकी संपत्ति क्षतिग्रस्त हो जाती है तो आपके अधिकार और क्या रहते हैं, क्या आप कर सकते हैं? जी, संपत्ति क्षतिग्रस्त हो जाती है तो क्या करते हैं? आपके अधिकार क्या रहते हैं उस वक्त? हाँ, ये तो हमारी संपत्ति अगर नष्ट हो जाती है, क्षतिग्रस्त हो जाती है, तो निश्चित रूप से हमको अधिकार है कि हम उसका डैमेज लें, हम उसका नुकसान भरपाई कराएं,
कहीं से भी अगर संपत्ति का नुकसान हमारे हुआ है तो हम डैमेज को लेने के लिए पूरी तरह से अधिकृत हैं। अगर किसी ने हमारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है, मान लीजिए कोई हमारी संपत्ति है और किसी ने उस संपत्ति में आग लगा दी, तो हमको ये अधिकार है पूरी तरह से उसकी जांच पड़ताल करें, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएं और मुकदमा दर्ज कराने के कारण उस व्यक्ति से जो हमको क्षतिपूर्ति मिलती है उसको लें। और अगर मान लीजिए उसमें इंश्योरेंस है तो इंश्योरेंस के माध्यम से लीजिए, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है तो भी लीजिए, नहीं अगर इंश्योरेंस है तो उस व्यक्ति पर सीधे सीधे मुकदमा करिए और मुकदमा करने के बाद कोर्ट इस चीज को डिसाइड करेगा कि कितना नुकसान हुआ है, प्रमाण आपका देखेगा कि कितने की संपत्ति थी। बहुत ऐसी चीजें होती हैं कि संपत्ति का उस पर ध्यान देना पड़ता है कि कितने के, नई प्रॉपर्टी है तो नया जाहिर है कि उसका दाम अधिक होगा, पुरानी प्रॉपर्टी है तो उसका दाम कम हो जाएगा। और पुरानी संपत्ति है, कई बार मान लीजिए बहुत जीर्ण शीर्ण अवस्था में है तो जीर्ण शीर्ण अवस्था में रहने वाली प्रॉपर्टी का नुकसान होगा तो, लेकिन वो उसका कंपनसेशन उतना नहीं मिल पाएगा जितना नई प्रॉपर्टी का मिलता है, नई संपत्ति का मिलता है। ये इस चीज का ध्यान में रखना चाहिए। ऐसे कारक हैं जिससे मुआवजे की राशि तय होती है, ऐसे कौन से पैरामीटर्स हैं जिससे ये तय होता है कि मुआवजा कितना होता है? ये बहुत अच्छी बात है कि पहले उसका कारक तय करिए, जो पैरामीटर्स जो हैं उसके फैक्टर्स आप देखिए कि क्या फैक्टर्स हैं, क्या काम में ले आए जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी की कार है और कार को वो नई खरीद के ले आया है वो व्यक्ति, तो पहले तो ये देखना पड़ेगा कि ये संपत्ति ये कार खरीद के आई है और नई कार खरीदी हुई है, इसका कितना चलन हुआ है, कितना नहीं चलाई गई है, ये देखना पड़ेगा कि अगर ज्यादा इसमें नुकसान हो गया है तो उसका निश्चित तौर पर ये एक बहुत बड़ा कारण होगा और ये एक बहुत बड़ा कारक होगा, ये फैक्टर होगा कि उस संपत्ति को हमें ज्यादा मुआवजा मिलेगा। अगर वही संपत्ति अगर बहुत पुरानी हो जाती है तो ये कारक होगा कि उसमें वो नुकसान की भरपाई कम होगी। इन्हीं 2-3 चीजों को ध्यान में रखा जाता है कि अगर मान लीजिए हमने कोई ऐसा घटना किया है और वो अनइंटेंशनल हो गया है, तो अनइंटेंशनल में कोर्ट भी इस चीज को कई बार देखते हैं कि एक वॉलेंटरी एक जानबूझ करके इंटेंशनल हुआ है, जिसने किसी ने तोड़ पत्थर मार के उसको तोड़ दिया है, तो निश्चित तौर पर ये एक इंटेंशनल नुकसान पहुंचाया गया है और इसके लिए उसको जुर्माना, उसको दंड और उसकी क्षति भी ज्यादा होगी बनस्पत इस बात के कि कई बार अनइंटेंशनल है तो उसमें थोड़ा जुर्माना, उसमें दंड और उसमें क्षति भी शायद कम ही दी जाएगी। और उस चीज को दूसरे ढंग से इस चीज को देखा जाता है कि इसको कितना क्षति मिल सकती है कितना नहीं, लेकिन मुख्य बात यह है कि उसकी संपत्ति की जांच की जाएगी, कितना उसकी संपत्ति है उसका वैल्यूएशन किया जाएगा, मूल्यांकन किया जाएगा, मूल्य निर्धारण किया जाएगा। वही मुख्य कारक होता है जिसके आधार पर संपत्ति की क्षतिपूर्ति की जाती है उसका। और ये बहुत जरूरी भी हो जाता है सर कि पहले ये तय किया। हमारे साथ जुड़े हुए हैं परमानंद पांडे जी, जो कि संपत्ति क्षति से जुड़े हुए कानूनी पहलुओं को हमें बहुत ही बारीकी से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सर, ब्रेक पे जाने से पहले आपने बताया कि संपत्ति नुकसान करने वालों की सजा और जुर्माना तो नहीं बताया, लेकिन उससे पहले आपने बताया था कि इसके कारक क्या होते हैं और क्या इसके फैक्टर होते हैं। लेकिन अब संपत्ति नुकसान करने वालों की सजा और जुर्माने के बारे में भी हमें विस्तार से बता दीजिए। संपत्ति नुकसान करने वाले की जैसे अनइंटेंशनल है तो उसमें सजा मैंने आपको पहले ही बताया था कि थोड़ी कम होगी, लेकिन अगर इंटेंशनल है, जानबूझ करके तोड़फोड़ की गई तो उसकी सजा 5 साल तक हो सकती है और उसका जुर्माना भी हो सकता है। और कई बार दोनों होते, 5 साल की सजा के साथ साथ जुर्माना भी, तो उसमें थोड़ी कड़ी सजा दी जाती है। लेकिन अगर अनइंटेंशनल है, कई बार मान लीजिए जानबूझ करके कोई कर देता है कि इस ढंग का कि हम इसकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएंगे, तो उसमें निश्चित तौर पर जुर्माना और सजा दोनों ही बहुत कठोर हो जाते हैं। और अगर मान लीजिए अनइंटेंशनल है, जानबूझ करके नहीं हुआ, कई बार नेग्लिजेंस में, लापरवाही में हो गया, हालांकि एक ड्यू डिलिजेंस होना चाहिए किसी चीज के संपत्ति में रखते समय। मेरा कंप्यूटर आप ले लिए हैं, मान लीजिए काम कर रहे हैं,
उसी कंप्यूटर पर, लैपटॉप पर आपने उसको पहुंचा दिया। तो आपसे उम्मीद की जाती है कि आप हमारे कंप्यूटर को लिए हुए हैं उधार में या लैपटॉप को, तो आपको उसके साथ थोड़ी सी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ड्यू डिलिजेंस दिखाना पड़ेगा कि इसको किसी तरह का नुकसान न पहुंचाए। लेकिन अगर कई बार वो हो गया है तो उसमें थोड़ी जुर्माना और उसमें सजा भी थोड़ा कम होती है। लेकिन अगर जानबूझ करके किसी ने मार तोड़ दिया है और गिरा दिया, मेरे कंप्यूटर को नष्ट कर दिया है, तो निश्चित तौर पर उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और उसका दंड भी ज्यादा होगा। इसी नाते प्रॉपर्टी, पब्लिक प्रॉपर्टी अगर मान लीजिए किसी ने पहुंचाया है तो पुलिस उसके खिलाफ केस दर्ज करेगी। और ये संपत्ति ऐसी चीज है ना, धारा जो 425 है आईपीसी की, ये बहुत पहले से मौजूद है, लेकिन अब ये एक्ट में आ गया कि धारा 425 में आपने कोई मिसचीफ किया है, माने जानबूझ करके ये बदमाशी किया है, तो ये जानबूझ करके की गई बदमाशी का दंड धारा आईपीसी की धारा 426 में दिया गया है और उसमें ये दिया गया है कि उस व्यक्ति को दंड दिया जाएगा और कठोर दंड दिया जाएगा। 5 साल तक जा सकता है ये। जी, ठीक है। संपत्ति क्षति का दावा कब तक करना होता है सर, और इसका लिमिटेशन पीरियड होता है क्या? जी, लिमिटेशन पीरियड होता है। देखिए, लिमिटेशन पीरियड, जब आप लॉ ऑफ लिमिटेशन पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि लिमिटेशन का मतलब है कि बहुत ज्यादा अगर देरी होने लगेगी तो लोग सोचते हैं कि ये आदमी को उसकी बारे में कोई चिंता नहीं है। इसी नाते जो ही अगर घटना होती है उसके जल्द से जल्द उसके बारे में आप क्लेम फाइल करना शुरू कर दीजिए, क्लेम ले लीजिए। लेकिन अगर मान लीजिए कई बार हो जाता है कि कुछ घर में और परेशानी आ गई, किन्हीं कारणों से कोई आदमी कहीं चला गया, मान लीजिए किसी व्यक्ति का हुआ और वो घर में अकेली महिला रह रही है जो वो कोर्ट कचहरी नहीं जा सकती है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? उसकी सहायता के लिए अगर कोई व्यक्ति आता है तो उसमें यहाँ तक की है कि वह आपको 5 साल तक की समय होते हैं, 6 साल का भी समय होता है कि जब आप उसके क्लेम को ले सकते हैं, आप क्लेम कर सकते हैं। लेकिन नियम तो यह है, लॉ कहता है, कानून ये कहता है कि द अर्लियर द बेटर, जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी करिए, क्योंकि धीरे धीरे लोगों को ये मन के चलता है कि नहीं देर हो गया तो उसमें कोई नुकसान नहीं हुआ, उतना प्रमाण भी नहीं जुट पाता है, उतने उसमें ये कोर्ट भी इस चीज को सोचता है कि अरे क्या बात है, देरी क्यों हो गई। हालांकि लॉ ऑफ लिमिटेशन इस चीज का काम करता है और 5 साल के भीतर आप अपनी संपत्ति नुकसान जो भी है उसका मुआवजा मांग सकते हैं। लेकिन कई बार नहीं हो पाता है तो फिर ये लिमिटेशन का कहते हैं अनंत काल तक कोई चीज नहीं चलती है कि आपका घटना, मान लीजिए मेरे पिताजी के समय के किसी ने घटना किया हो और मैं आप उसको मांगने लगूं, या मेरा लड़का उसको मांगने लगा या मेरी लड़की उस चीज को मांगने लगे, तो निश्चित तौर पर उस चीज कहते हैं कि आप उसको भूल जाइए, ऐसा होता है। इसी नाते जितना जल्दी हो सके उसको उतना ही जल्दी मांगना चाहिए कंपनसेशन को। जी, ठीक है सर। संपत्ति नुकसान में जमानत की क्या प्रावधान रहते हैं? ये संपत्ति के नुकसान में, सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान में ये साफ बात है, बहुत क्लियर बात है कि उसमें कोई जमानत का प्रावधान नहीं है, क्योंकि ये मान के चला जाता है कि जो सरकारी संपत्ति का नुकसान, सार्वजनिक संपत्ति का, पब्लिक प्रॉपर्टी में अगर डैमेज किया गया है या किसी की भी प्रॉपर्टी में डैमेज किया गया है, अगर उसमें पकड़ लिया जाता है व्यक्ति कि व्यक्ति ने जानबूझ करके ऐसा किया गया, रंगे हाथ पकड़ा गया है, तो निश्चित तौर पर उस व्यक्ति को जेल होगी और उसमें कोई प्रावधान नहीं है कि उसको छूट दी जाए, उसमें ये जमानत का कोई प्रावधान नहीं है। उसके लिए तो फिर आपको कोर्ट में ही जाना पड़ेगा। कोर्ट इस चीज को विचार करेगा कि हमको जमानत मिलनी चाहिए नहीं या नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि अगर मेरा इरादा इस ढंग से रहा है कि मैं संपत्ति को नुकसान पहुंचाऊं जिसके कारण तमाम लोगों का नुकसान हुआ है, तो निश्चित रूप पर ऐसे व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मान लीजिए अगर हम बस में चले जा रहे हैं, बस को किसी ने फूंक दिया, जला दिया, या सड़क चल रही है सड़क को खोद दिया, आवागमन बाधित हो गया, ट्रेन चल रही है, ट्रेन को आपने तोड़ दिया, रेल की पटरियां तोड़ दी, रेल की पटरियां तोड़ दी, तो ये लाखों लोगों का आना जाना अवरुद्ध हो जाएगा। ऐसी स्थिति में अगर ये व्यक्ति कोई करता है ऐसा काम, तो उसके खिलाफ कानून बहुत सख्त है और उसके खिलाफ ऐसी कार्रवाई होती है कि वो कम से कम जमानत जब तक वो है तब तक मिलती है, बाद में मिलती। जी,
चलिए, बहुत शुक्रिया सर आपका। आपने बहुत ही विस्तार से हमें संपत्ति क्षति के बारे में बताया, उसके कानूनी पहलुओं को भी समझाने की कोशिश की, ये भी बताया कि आखिर क्या इसमें जुर्माना होता है, सजा कितनी हो सकती है, क्या कुछ जमानत का प्रावधान है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत विस्तार से हमें बताया। और इसी के साथ इस खास कार्यक्रम में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।